हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है। प्राथमिक समाजीकरण यानी कि बच्चे का सबसे पहला समाजीकरण कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपको पता है कि बच्चे का जन्म जब भी होता है तो बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में आता है। परिवार के जो सदस्य होते हैं, बच्चे के माता पिता होते हैं, वो बच्चे की सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बच्चे का ख्याल रखते हैं, बच्चे को प्यार करते हैं और बच्चा भी उनसे प्यार करता है। तो सबसे पहला जो कनेक्शन होता है बच्चे का, वो अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही बनता है। यानी कि प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम भी हमारा जो है वो परिवार ही होता है, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखा परिवार, ये सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में ही उसका समाजीकरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, परिवार और पास पड़ोस बच्चे के समाजीकरण की कौन सी एजेंसियां हैं। तो देखिए, परिवार अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि प्राथमिक एजेंसी है। इसी तरह के जो बच्चे का आस पड़ोस है वो भी प्राथमिक एजेंसी है। कैसे, वो देखिए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, खेलने कूदने लायक, तो बच्चा अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है ना, अपने आस पड़ोस के घरों में जाने लगता है। इसी तरीके से अपने आसपास के बच्चों के साथ खेलने लगता है। उन बच्चों के साथ भी बच्चे का संबंध बनता है, दोस्ती होती है। तो यहाँ पे परिवार के बाद जो समाजीकरण होता है वो बच्चे के पास पड़ोस में रहते हुए ही होता है। तो आपको जो बी ऑप्शन दिख रहा है कि प्राथमिक एजेंसियां हैं परिवार और पास पड़ोस, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए आवश्यक है। संरचनावादी उपागम, देखिए ये उपागम ये कहता है कि बच्चे अपनी नॉलेज का निर्माण, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। बच्चे अपने अनुभव के आधार पर, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान स्वयं संजो सकते हैं, स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, है ना। तो संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है बच्चे का अनुभव, जो बच्चे ने पहले चीज़ें सीख ली हैं, है ना। तो आपको ए ऑप्शन में दिखेगा बच्चे का पूर्व ज्ञान। तो यही आपको पता चल जाएगा कि हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही अपने नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। पहले सीखी हुई चीज़ों के आधार पर ही नई चीज़ें सीखते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई है और वो यह कहते हुए तान्या से उसका लंच बॉक्स साझा करने के लिए कहती है, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, यानी कि बांटा था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो देखिए, एक बच्ची है जो कि अपना टिफ़िन बॉक्स लाना भूल गई है। पिछले दिन उसने अपनी सहेली को अपना टिफ़िन बॉक्स खिलाया था, तो अब वो बोल रही है कि आज तुम मेरे को लंच खिला दो क्योंकि आज मैं अपना लंच नहीं लाई हूँ और कल भी मैंने तुम्हें अपना लंच खिलाया था, है ना। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार ये बच्चे कौन सी अभिविन्यास में हैं। तो देखिए, ये बच्ची है आदान प्रदान के अभिविन्यास में, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये बच्ची आदान प्रदान पर बल दे रही है, कह रही है कि मैंने तुम्हें कोई चीज़ दी है इसीलिए तुम मुझे अपनी चीज़ दो। जैसे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अच्छा तू मेरे खिलौने से खेल ले और तू मुझे अपना खिलौना दे दे। या अगर कोई बच्चे के पास साइकिल चलाने के लिए, तो दूसरा बच्चा उसको बोल सकता है तू मेरे खिलौने से खेल ले और मुझे अपनी साइकिल चलाने के लिए दे दे, है ना। तो इस अवस्था के बच्चे इस तरीके की बातें करते हैं कि तू मेरी ये चीज़ ले ले और बदले में मैं तेरे को अपनी ये चीज़ दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे इसी तरीके की बातें करते हैं कि आदान प्रदान करने पर बल देते हैं कि जब मैं तेरे को कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले तू भी मुझे कुछ दे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बालक के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, विकास की गति अलग अलग होती है बालक और बालिकाओं में। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है ना, और ये विकास का एक सिद्धांत है। और देखिए, बालक के विकास के संदर्भ में आपको सत्य बताना था कि कौन सा कथन है, तो यही वाला कथन हमारा सही होगा कि विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है।
ठीक है, कि पहले सामान्य चीज़ों का विकास, उसके बाद विशिष्ट चीज़ों को सीखता चलता है बच्चा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 6th क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों के शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। मांसपेशीय ताकत में वृद्धि, तो देखिए ये कथन तो बिल्कुल सही है, क्योंकि किशोर जब बच्चे होते हैं तो उनकी मांसपेशियों की ताकत भी बढ़ती है ना, वो थोड़े से और ज़्यादा उनके अंदर ताकत आ जाती है। बी ऑप्शन है शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बोल रहा है ये वाला ऑप्शन कि शरीर के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन किशोरावस्था में शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, है ना। लड़कों में भी अपने परिवर्तन होते हैं, लड़कियों के शरीर में भी अपने परिवर्तन होते हैं। तो शरीर के अनुपात में तो परिवर्तन होता ही है। बच्चों की हाइट एकदम से बढ़ जाती है, आपने देखा होगा किशोरावस्था में आते हुए लड़कों की हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है ना। तो हमारा बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7th है, किशोरावस्था में बालक अच्छे से तैयार होते हैं, दर्पण में अपने चेहरे को निरंतर देखते हैं और केवल अपने आप से प्यार करते हैं। इस अवस्था में ऐसा हो जाता है। फ्रायड ने किशोरावस्था की इस विशेषता को क्या कहा है, तो फ्रायड के अनुसार हमें बताना है। तो देखिए बच्चा अपने आप से जब प्यार करता है किशोरावस्था में आकर, सबसे ज़्यादा बच्चे को यही रहता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, है ना। इस अवस्था में ऐसा हो जाता है। तो इसको फ्रायड ने कहा है आत्ममोह, यानी कि अपने आप से मोह होना, अपने आप से ही प्यार होना, इसको फ्रायड ने कहा है। तो बी वाला जो आपको दिख रहा है आत्ममोह, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि व्यक्तिगत विकास को प्रभावित नहीं करती है, तो देखिए व्यक्तित्व के विकास को ये सारी ग्रंथियां प्रभावित करती है, जो कि आपको ए बी सी ऑप्शन में दिख रहा है। पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, सबके अपना अपना जो है कुछ कार्य होता है व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने में। किशोरावस्था में भी इनके अपने अपने योगदान होते हैं। लेकिन जो ये पीनियल ग्रंथि आपको दिख रही है डी ऑप्शन में, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व विकास को प्रभावित नहीं करती है, और ये 3 जो है ग्रंथियाँ ये करती हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली डी आना था, वो गलती से ये हो गया है, कोई बात नहीं। 9th क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, संवेग यानी कि कौन सा एक इमोशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए उत्तेजना, उत्तेजना एक इमोशन नहीं होता है। इसी तरह स्मृति, स्मृति भी कोई इमोशन नहीं है, और ना ही ध्यान कोई इमोशन है। ये तो मतलब एक कैरेक्टर है, किसी का जो है हिस्सा होता है पर्सनैलिटी का, लेकिन ये एक संवेग नहीं है। संवेग इनमें से है डर, जैसे किसी चीज़ को देखकर हम अचानक से डर जाते हैं, है ना। हमारे सामने कोई खतरनाक जानवर आ जाए, या हमारे पास सामने कोई चीता आ जाए, शेर आ जाए, तो हम डर जाएंगे। तो वो डर एक संवेग है, एक इमोशन है। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें इमोशन नहीं है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। यानी कि बच्चों को जो है उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए ही पढ़ाया जा रहा है, कि बच्चे को कहाँ पे किस बच्चे को दिक्कत आ रही है, इस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो इस विधि को कहते हैं विभेदी अनुदेशन, यानी कि बच्चों में विभेद कर दिया गया है, बच्चे को थोड़ा सा अलग अलग कर दिया गया है कि किस बच्चे को कहाँ पे दिक्कत है, उस हिसाब से बच्चों को विभिन्न स्तरों में ध्यान पे रख के जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ये विभेदी अनुदेशन कहलाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। बहुसंवेदी यानी कि बहुत सारे जो है हम अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके जब सीखते हैं, तो उसमें हम अपने दृश्य इंद्रियों का भी प्रयोग करते हैं ना, कि हम कुछ देख रहे हैं, सुनने का भी यानी कि कुछ हम सुन रहे हैं, साथ साथ स्पर्श का भी प्रयोग करते हैं, यानी कि हम लोग किसी चीज़ को टच करके कुछ सीखते हैं, और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग करते हैं। तो और डैश में यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे डैश में आएगा गतिबोधक, गतिबोधक संवेदनाओं का भी हम एक साथ प्रयोग करते हैं। और शिक्षण अधिगम बहुत ही बेहतरीन ढंग से होता है इस ढंग से, है ना, क्योंकि जब हम अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग करके सीखेंगे। अच्छा मान लीजिए मैं किसी चीज़ को देख रही हूँ, सिर्फ किसी चीज़ की फ़ोटो देख लूँ, और दूसरा वही है कि मैं उस चीज़ का वीडियो देखूँ, तो मेरे को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी जब मैं वीडियो देखूँगी, है ना, और ज़्यादा टाइम तक मेरे को उस चीज़ के बारे में याद भी रहेगा अगर मैं किसी चीज़ की वीडियो देख लेती हूँ, सिवाय कि सिर्फ एक फ़ोटो के, है ना। तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है। जो संबंध स्किनर का चूहों से है वह थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था। अब देखिए संबंध क्या था स्किनर का चूहे से। स्किनर का चूहे से यही संबंध था कि स्किनर ने चूहों के ऊपर प्रयोग किया था।
थॉर्नडाइक का बिल्ली से क्या संबंध था? थॉर्नडाइक का बिल्ली से यही संबंध था कि थॉर्नडाइक ने बिल्लियों के ऊपर प्रयोग किया था, बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था ना, बिल्ली को भूखा रख के पिंजरे में बंद कर दिया था, बाहर मछली रख दी थी, है ना। तो ये इन्होंने प्रयोग किए थे इन जानवरों पर। वही संबंध था कोहलर का किसके साथ? कोहलर का किसके साथ था? अब देखिए आपको यही बताना है कि कोहलर ने किसके ऊपर प्रयोग किया था। तो आपको पता है कि कोहलर ने प्रयोग किया था सुल्तान के ऊपर, और सुल्तान क्या था? सुल्तान था एक वन मानुस। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुल्तान जो ये है कोहलर ने वन मानुस के ऊपर प्रयोग किया था। 13 क्वेश्चन है, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन में दिख रहा है आपको अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। तो देखिए यही होता है अधिगम के पठार का मतलब। अधिगम के पठार का मतलब यही है कि अधिगम में जो अवरुद्धता आ रही है, यानी कि जो रुकावट आ रही है, वो उसको हम अधिगम के पठार के तौर पर देखते हैं। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया है? लक्ष्य प्रवणता, इसके कॉन्सेप्ट को किसने प्रस्तावित किया है ये आपको बताना है। तो देखिए जो हल थे हमारे मनोवैज्ञानिक, हल है ना, जिन्होंने प्रयोग किया था, हल ने ही जो है लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को प्रस्तावित किया था। ठीक है, तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट दिया है हमारे हल ने। इसके अलावा आपके से और भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि भाई ये कॉन्सेप्ट कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 15 की तरफ चलते हैं। हम करके सीखते हैं किसने कहा था कि कोई भी कार्य करने के लिए हमको जो है उसको कर लेना चाहिए। अगर हम कर लेते हैं किसी कार्य को तो हम उस कार्य को जल्दी सीख जाते हैं, और ये तो सच्चाई भी है। तो ये बात किसने कही थी इन चारों मनोवैज्ञानिकों में से, ये आपको बताना है। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है कि योकम ने कही थी। तो देखिए योकम ने ये बात नहीं कही थी, ये बात कही थी सिम्पसन ने, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखेगा सिम्पसन ने ही ये बात कही थी कि जो हम लोग हैं वो हम करके ही कुछ सीखते हैं। यानी कि कुछ अगर सीखना है तो अच्छा है कि हम उस काम को कर लें, तब हमको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी समझ में आती है। ठीक है, 16 क्वेश्चन है, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। यानी कि जो भी काली चीज़ें हैं वो उस चीज़ों को देखकर बच्चा डरता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? तो देखिए अनुबंधन में ये निहित है कि बच्चा कोई भी काली वस्तु देखकर डर रहा है, काले रंग से बच्चे को डर लग रहा है। यानी यहाँ पे काला रंग जो है ना, काली चीज़ जो है वो एक उद्दीपक है जो कि बच्चे को कोई अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रही है। हर काली चीज़ एक उद्दीपक है जो कि बच्चों को डरने के लिए प्रेरित कर रही है। तो यहाँ पे अनुक्रिया होगा डर जाना, लेकिन जो काली चीज़ें हैं वो सारी उद्दीपक हैं। तो ये जो है ये किस प्रकार का अनुबंधन है? तो ये अनुबंधन होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। यानी कि हमने काली चीज़ों को एक ऐसा उद्दीपक मान लिया है जिसका हमने सामान्यीकरण कर दिया है। यानी कि हम हर काली चीज़ से डर रहे हैं, बच्चा हर काली चीज़ से डर रहा है, तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण होता है। 17 क्वेश्चन अब हम एक बार देख लेते हैं। श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में विकृति की माप किस पे की जाती है? तो हर्ट्ज में नहीं होती है। श्रवण में विकृति की माप होती है डेसिबल में, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिखेगा डेसिबल। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल। 18 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विविधता का या व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? यानी कि हर बच्चा अलग अलग है, इस बात का अगर कोई शिक्षक सम्मान कर रहा है, इस बात को तवज्जो दे रहा है, तो उससे क्या आशा हम लोग नहीं कर सकते हैं? योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना। तो देखिए समूह में तो टीचर विभक्त कर सकता है। बी ऑप्शन है पाठ्यचर्या को समायोजित करना, जो कि बहुत ज़रूरी है। सी ऑप्शन है बच्चे को स्व अध्याय के लिए छोड़ देना। तो ये चीज़ टीचर को कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हम बच्चे को स्व अध्याय के लिए छोड़ दें, क्योंकि देखिए अगर बच्चे को हम स्व अध्याय के लिए छोड़ देते तो बच्चे स्व अध्याय करने के अलावा बाकी सब करते हैं, बातचीत कर लेंगे, खेल लेंगे, लेकिन स्व अध्याय नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका नहीं है कि बच्चे को हम स्व अध्याय के लिए छोड़ दें। बच्चों के ऊपर नज़र रखना, बच्चों के ऊपर मतलब थोड़ा रखना, तो वो ज़रूरी है। ठीक है, बच्चों को प्रेरित करना ज़रूरी है। 19 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? ये तो मैंने आपको कल भी बताया था। देखिए कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? तो ये है रोसा परीक्षण। बाकी सारे जो है साक्षात्कार, स्थितिपरक परीक्षण या जो प्रेक्षण होते हैं, ये सारे व्यवहारात्मक विधि में आते हैं, लेकिन जो रोसा परीक्षण है वो एक परीक्षण है, तो ये एक विश्लेषण विधि में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
20 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती है? आपको बताया कि जो हार्वर्ड गार्डनर है, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने कई तरीके की बुद्धि का जिक्र किया है। इन्होंने अपनी जो बुद्धियों के प्रकार बताए हैं उसमें शारीरिक गत्यात्मकता, जो अपने बुद्धि का नाम दे रखा है, उसका भी जिक्र किया है ना। इसके अलावा देखिए बी ऑप्शन है सांस्कृतिक बुद्धि, तो इसका कोई जिक्र नहीं किया है हार्वर्ड गार्डनर जी ने, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो बुद्धि का प्रकार है इसके बारे में हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं बताया है। तो सांस्कृतिक बुद्धि का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। संगीतात्मक बुद्धि का, भाषाई बुद्धि का, इन सारी बुद्धि का उन्होंने जिक्र किया है सिवाय कि सांस्कृतिक बुद्धि के। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 21 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है? तो देखिए ये एक क्रम में जो है गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का जो है ये सारी योग्यताएं रखी गई हैं कि सबसे पहले जो है बच्चा संक्रिया देखिए ये जो ए ऑप्शन दिख रहा है ना, इसमें है कि सबसे पहले संक्रिया होती है, उसके बाद संगठक और लास्ट में उत्पाद, यानी कि लास्ट में क्या प्रोड्यूस हुआ है ये चीज़ निकल कर आती है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है या साधारणतः अधीनता या अपकर्षकों पर ज़्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? तो ये भी आपसे एक परिभाषा के तौर पर पूछा गया है कि भाई ये बात किसने कही है। तो ये बात कही थी इस चीज़ को जो है कि कोई भाई बार बार अपनी कमजोरियाँ निकाल रहा है और जो है असफल हो जा रहा है किसी काम में, तो इस चीज़ को हीन भावना कहा था किसने, ये आपको बताना है। तो इसको हीन भावना कहा था अल्फ्रेड एडलर ने, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिखेगा एडलर, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब परिभाषा भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, परिभाषाएं भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। 23 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है? स्वलीनता के कौन कौन से लक्षण है ये आपको बताने हैं। ए कमजोर सामाजिक व्यवहार, ऐसा तो होता ही है, स्वलीनता का ये एक लक्षण है कि ऐसा होता है। सामाजिक व्यवहार कमजोर हो जाता है, समाज के साथ इंटरेक्शन करने में, अंतःक्रिया करने में दिक्कत महसूस करता है बच्चा। रूढ़िबद्ध व्यवहार, ये भी बिल्कुल सही है। कमजोर संप्रेषण, ये भी सही है कि भाई समाज के साथ अंतःक्रिया ही नहीं कर पा रहा है तो बातचीत कैसे करेगा ठीक ढंग से, है ना। तो ऊपर लिखित सभी, ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 24 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा सृजनात्मक बच्चे की पहचान के लिए उपयुक्त होगा? यानी कि अगर किसी सृजनात्मक क्रिएटिव बच्चे की टीचर को पहचान करनी है तो इसके लिए कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा सही रहेगा ये आपको बताना है। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। तो देखिए ये सोशल इंटरेक्शन से नहीं पता चलेगा कि बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, है ना। इससे बच्चे की ये तो पता चल जाएगा कि समाज के साथ कैसा उसका सलूक है, समाज के साथ कैसा व्यवहार करता है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, ये तो पता चल जाएगा, लेकिन सृजनात्मकता कैसी है बच्चे के अंदर ये नहीं पता चलेगा। तो ये ऑप्शन हमारा तो गलत हो गया। सेकंड जो ऑप्शन है, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना विशेष रूप से उस समय जब वे समस्याओं को हल करता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम बच्चे का अवलोकन करते हैं, बच्चे के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि ये बच्चा जो है किसी समस्या को किस तरीके से हल करता है। और समस्या को जिस तरीके से हल करता है बच्चा, वो चीज़, वो प्रोसेसर हमें बता देता है, वो प्रोसीजर हमें बता देता है कि बच्चा सृजनात्मक है या नहीं, किस लेवल का क्रिएटिव है बच्चा, ये बात भी हमें उसी से पता चलती है जब हम उसका अवलोकन करते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है। जो बालक अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं। तो ये चीज़ हमने भी बहुत ज़्यादा देखी है, फेस कर रखी है सबने, है ना। समायोजन की यह यांत्रिकी क्या कहलाती है? कि बच्चा खुद अच्छा नहीं कर पा रहा है तो अपने टीचर की बुराई कर रहा है कि हमारा टीचर ठीक नहीं पढ़ाता है ना। तो ये यांत्रिकी कहलाती है क्षतिपूर्ति, यानी कि अपना जो बच्चे से नहीं हो पा रहा है उसकी भरपाई के लिए बच्चा ये चीज़ कर रहा है कि बच्चा किसी और की बुराई कर रहा है, अपने टीचर की बुराई कर रहा है ना। तो ये क्षतिपूर्ति होती है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।